बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल सेक्टर पाकिस्तान में और दूसरी तरक्की पजीर ममालिक में भी अमूमन बहुत नेगलेक्ट किया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है ऑब्वियसली हुकूमत की और तरजीहात होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट। और बुनियादी तौर पे ये कहा जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स में डेवलपमेंट जो है वो 10 गुना मोर प्रोडक्टिव होता है दैन अदर इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन लॉन्ग टर्म यील्ड कर्व होता है तो पॉलिटिशियन इस तरफ तवज्जो नहीं देते। साउथ कोरिया ने भी ह्यूमन रिसोर्स में डेवलप किया एंड द लीप फ्रॉग्ड। सोशल सेक्टर में दो बुनियादी हिस्से होते हैं, एक हेल्थ और दूसरा एजुकेशन। हाल ही में पाकिस्तान ने अभी न्यूट्रिशन सर्वे जारी किया है जिसके बड़े अमेजिंग रिज़ल्ट्स कुछ सामने आए हैं, उस पर हम बात करेंगे। और एक बात और है कि हेल्थ ही वो बुनियादी चीज़ है कि अगर होगी तो आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, और उसमें गैप्स सामने आए हैं और उसके बेस पे क्या पॉलिसी आगे बनानी चाहिए, इस पे हम आज बात करते हैं। हमारे साथ एज यूजुअली डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अडॉप्ट किया हुआ है, पहले सबसे पहला मुल्क था जिसने सोशल साइड पे भी किया था। फिर ये जो मैंने थोड़ा सा देखा है आने से पहले, तो बड़े उसमें जो फिगर्स दी गई हैं और जो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस किया गया वो भी बड़ा परेशान कौन है। ताहिर, ये नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे बेसिकली 2018 में ये किया गया था। अच्छा। यूनिसेफ ने इसको करवाया था। उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो अब 2 साल के वक्फे से रिलीज़ किए गए हैं। कोविड के बाद मुझे लगता है कि शायद सूरत हाल जो है वो मज़ीद ज़्यादा अबतर हो चुकी हो, लेकिन ये जो सर्वे है ये बुनियादी तौर पे उन चीज़ों की तरफ इशारा करता है जो कि जिससे हम पहले जो डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले मेरा जो आपसे इंटरेक्शन हुआ है 2-3 दफ़ा, तो हमने फूड सिक्योरिटी पे बात की है, हाँ बिल्कुल। हमने एग्रीकल्चर पे बात की है। अच्छा, ये सर्वे जो है ये उससे एक स्टेप आगे लेके जाता है कि आपने उगा लिया, आपने खुराक जो है वो मुहैया कर दी, लोगों को मिल भी गई, लेकिन उसके बाद क्या वो खुराक जुज़्व बदन बन रही है कि नहीं। और अगर इसको मैं याद दिलाऊं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब उन्होंने हल्फ उठाना था, तो आपको याद होगा हल्फ उठाने से पहले उनकी पहली तकरीर थी, उन्होंने एक MRI पकड़ा हुआ था एक, हाँ पकड़ा हुआ। तो उन्होंने कहा था कि जी मैल न्यूट्रिशन जो है वो इस वक्त हमारे मुल्क के बच्चों का सबसे बड़ा मसला है। स्टंटिंग कर रही है। तो उन्होंने दिखाया है कि जी जो बच्चे मैल न्यूट्रिशन या जिनको प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिलती, उनका दिमाग जो है उसकी ग्रोथ अफेक्ट होती है, वो इस तरह का होता है। और जो बच्चा जो है वो नॉर्मल डाइट लेता है, उसका दिमाग जो है वो इस तरह का होता है। और उन्होंने अपना ये तहैया किया था कि इस मुल्क से, इस हुकूमत में मैल न्यूट्रिशन का ख़ात्मा जो है वो करके जाएंगे। अब जो रिपोर्ट जो है, जो कि अभी जैसा मैंने कहा कि 2 साल के बाद वो लॉन्च हुई, पिछले हफ्ते ही, तो वो एक किस्म की बेस लाइन है। जब PTI की हुकूमत आई कि उस वक्त न्यूट्रिशन या मैल न्यूट्रिशन की सूरत हाल जो है वो है क्या। और जब 5 साल पूरे हों तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक और रिपोर्ट आए जो कि फिर बताए कि इस 5 सालों में चेंज क्या हुआ, क्या वो चीज़ें बेहतर हुई या खुदा न खास्ता वो चीज़ें बदतर हुई। लेकिन अगर हम उस रिपोर्ट को देखते हैं तो पहले तो न्यूट्रिशन है कि यानी जो मैं ग़िज़ा ले रहा हूँ वो मेरे जिस्म का हिस्सा बन रही है कि नहीं। और उसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि आप एक 5 स्टार होटल में बेस्ट ऑफ द बेस्ट खाना खा लें, उसके बाद आपको एक गंदा गिलास पानी का दिया जाए, कंटामिनेटेड वाटर, और आपसे कहें ये पी जाए, और आप वो पी लें, तो आप बताइए कि आप फूड सिक्योर होंगे या फूड पॉइजनिंग होगी। हाँ फूड पॉइजनिंग ज़ाहिर है। फूड पॉइजनिंग होगी। तो वो यानी खाने के सिर्फ उसको अफोर्ड कर लेना या खाना अवेलेबल हो जाना, ये फूड सिक्योरिटी की शराइत पूरी नहीं करता जब तक कि तीसरी शर्त पूरी नहीं होती। और वो तीसरी शर्त ये है कि जी खाना मैं ख़रीद भी सकता हूँ, मैं उसको खा भी सकता हूँ, मेरे सामने पड़ा है, लेकिन उसके बाद वो मेरे जिस्म का हिस्सा बने। तो साफ़ पीने का पानी उसके लिए एक शर्त है। उसकी जो दूसरी शर्त है वो ये है कि आपकी जो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और अब कोविड के दिनों में तो हम पहले ही ये हाथ धोने पे बार बार बात कर रहे हैं। हमारा मज़हब जो है वो सफाई पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करता है, ये निस्फ़ ईमान कहा जाता है। लेकिन इस रिपोर्ट में भी 5 क्रिटिकल मोमेंट कहे गए हैं, जबकि जो लोग उसमें हाथ धोते हैं वो ज़्यादा उनकी डाइट न्यूट्रिशस उनके लिए साबित होती है, जो नहीं धोते उनके लिए वो इतनी न्यूट्रिशस नहीं रहती। खाना तैयार करने से पहले, बच्चों को खाना खिलाने से पहले, बच्चों को खाना खिलाने के बाद,
बच्चों के डायपर वगैरह चेंज करने के बाद और वॉशरूम जाने के बाद। तो ये 5 क्रिटिकल पॉइंट हैं जिसमें जो लोग हाथ धोते हैं साबुन से, वो उनको जो खुराक खा रहे हैं वो उनके जुज़्व बदन का हिस्सा बन जाएगी। जो नहीं हाथ धो रहे उनको वो बीमारियां लगने का ख़तरा है। अच्छा, इसके लिए एक और शर्त जो आ जाती है, ज़रूरी नहीं कि मैं शौक़ से हाथ नहीं धोता या जानबूझ के नहीं धोता, क्या मेरे पास साफ़ पानी अवेलेबल है कि मैं हाथ धो सकूं, क्या मेरे पास साबुन अवेलेबल है कि जिसको मैं इस्तेमाल कर सकूं। तो अगर मेरे पास है ही नहीं तो मैं क्या करूंगा। और इसमें जो तीसरी चीज़ जो कि एक बुनियादी इंडिकेटर आता है, इसका ड्राइवर है, वो ये है कि आपकी खुराक जो है वो कितनी न्यूट्रिशियस है, उसमें जो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने हैं, आयोडीन की मकदार कितनी है, जिंक की मकदार कितनी है, कैल्शियम की मकदार कितनी है, क्या आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं कि नहीं। वो लोग जो कि सिर्फ प्रोटीन खाते हैं, सिर्फ गोश्त खाते हैं, एक ख़ास स्टेज आती है जब डॉक्टर उन्हें गोश्त खाने से मना कर देते हैं। वो लोग जो कि गोश्त बिल्कुल नहीं खाते, उनके अपने सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। वो लोग जो कि दूध बिल्कुल नहीं पीते, उनके अपने मसाइल होते हैं। तो ये इसका जो बैलेंस डाइट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 3-4 फैक्टर हैं उनकी बेसिस पे इस नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे में देखा गया कि कितने फ़ीसद हमारे बच्चे ऐसे हैं, कितने फ़ीसद अवाम ऐसे हैं जो कि फूड सिक्योर हैं, कितने ऐसे हैं जो फूड सिक्योर नहीं हैं। और बच्चों में देखा गया 2 सूरत चीज़ें देखी गई, वेस्टिंग और स्टंटिंग, कि वो कितनी प्रिवेल करती है। वेस्टिंग होता है कि आपकी जो हाइट है वो आपकी उम्र के मुताबिक है कि नहीं। तो अगर नहीं, अगर बच्चों के कद छोटे रह रहे हैं तो इसको वेस्टिंग कहते हैं, और ये माल न्यूट्रिशन की एक निशानी होती है। स्टंटिंग जो स्टंटिंग जो है, स्टंटिंग होता है कि आपके कद जो हैं वो आपकी उम्र के मुताबिक ग्रो बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो अगर वो नहीं है, कद छोटे रह गए, तो ये स्टंटिंग है। वेस्टिंग है कि आपकी उम्र के मुताबिक आपका वेट बढ़ रहा है कि नहीं। तो अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा एज के हिसाब से तो वो वेस्टिंग होती है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इंडिकेटर है मेल न्यूट्रिशन की। इसके अलावा जो एक और चीज़ जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड में देखने में मिलती है वो हमारे यहाँ भी देखने में मिल रही है, गो के अभी बहुत थोड़े सेगमेंट में है, तकरीबन इस सर्वे के मुताबिक 10% पॉपुलेशन से कम में है, वो है मोटापा, ओवरवेट होना। कि आपका कुछ ऐसे अफराद होंगे, कुछ ऐसे शुरू होगी, हाँ, तो ओबेसिटी भी शुरू होगी, यानी। और ये उस स्पेशली शुगर और ब्रेवेज ये उस क्लास में भी है जो कि फास्ट फूड पे बहुत ज़्यादा लगे हैं, जो बैलेंस डाइट बिल्कुल नहीं खा रहे। तो ये सारे मसाइल हैं जो कि इस वक्त दिखा रहे हैं। और इस सर्वे की अगर मैं सिर्फ एक आखिरी जो बात कहूँ कि अगर इसको मैं 5 लाइन में इसकी फाइंडिंग बताऊँ तो वो ये है कि हम एक ऐसी कौम है जिसमें कि 37% के करीब अफराद जो हैं वो फूड इनसिक्योर हैं, या उनको ग़िज़ा अवेलेबल नहीं, या वो ख़रीद नहीं सकते, या उनके जुज़्व बदन का हिस्सा नहीं बन रही। मुख्तलिफ उसकी फॉर्म्स हैं, लेकिन तकरीबन 37% फूड इनसिक्योर हैं। हम एक ऐसा मुल्क है जिसमें कि जो स्टंटिंग है, 40% बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनमें स्टंटिंग, यानी हर 4 में से एक बच्चा वो स्टंटेड है। हम एक ऐसा मुल्क है जिसमें कि आलमोस्ट हर 3 में से जो आपके तकरीबन इस वक्त आपके 30% बच्चे जो हैं वो आपके वेस्टेड हैं। और हम एक ऐसा मुल्क है यहाँ पे कि वो जो 5 क्रिटिकल पॉइंट जिसमें हाथ धोने की बात की गई थी, अक्सर लोग वो नहीं कर पा रहे, अक्सर लोग जो है उनके पास वो अवेलेबल नहीं है, वसाइल नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल का नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलता है कि 2 तरह की जनरेशन जो है वो आपके पास आ रही है। अगेन, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में कहा था कि ये जो मेल न्यूट्रिशन पहले 5 सालों में है वो पहले जो पहले 5 सालों में है वो आपके IQ पे और आपके दिमाग पे इरिवर्सिबल इम्पैक्ट है जो कि डाल देती है। और उसका नतीजा ये होता है कि वो बच्चे जो कि मेल न्यूट्रिशन है उनका IQ जो डैमेज हुआ है पहले 5 सालों में, उसके बाद आप उनको जो मर्जी खिलाते रहें वो रिवर्स नहीं हो पाता है, जो लॉस हो गया। तो आप 2 नस्लें तैयार कर रहे हैं। एक नस्ल वो जिसको बैलेंस डाइट मिल रही है, जो वेस्टेड नहीं है, जो स्टंटेड नहीं है, जो वेल न्यूट्रिशनड है, और एक जनरेशन वो जो मेल न्यूट्रिशनड है, बिल्कुल ठीक, जिसका IQ कम है। और फिर आप उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कि आप compete करें। compete कैसे करेंगे? और जो स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज इसमें आ रही हैं कि आप अपनी ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन को, आपका सिस्टम ऐसा है कि वो
उसको कभी आगे बढ़ने ही नहीं देगा। बढ़ने नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। इसके बाद हम वापस आएंगे तो जिक्र करेंगे कि क्या पॉलिसी अडॉप्ट की जाए ताकि इससे हम आगे वे फॉरवर्ड को ढूंढ सकें। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ये बताइए कि ये तो बात बड़ी अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन की कि सिचुएशन ऑन ग्राउंड इस वक्त है क्या, पाकिस्तान का मसला क्या है। अब पॉलिसी के बारे में कुछ बयान करें ना। गंदम की भी हम जिक्र कर रहे थे, स्पोर्ट प्राइस का भी था, उस पर भी अब ये बाद में हम 1 मिनट के लिए आते हैं। लेकिन अब पॉलिसी के लिए क्या किया जाए कि शॉर्ट टर्म तो गवर्नमेंट करती है, मिड टू लॉन्ग टर्म को हम किस तरह इंश्योर करें? देखिए, फूड सिक्योरिटी के लिए आपको 3 पिलर्स हैं जिनको फोकस करना है। खुराक जो है वो फिजिकली अवेलेबल हो, भले आप अपनी पैदावार बढ़ा रहे हैं, भले वो इंपोर्ट होके आ रही है, भले आपको कोई डोनेशन दे रहा है, लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल हो, फिजिकली अवेलेबल हो। दूसरा ये है कि वो आपकी सोशियो इकोनॉमिक रेंज में हो, अफोर्डेबल हो कि आप उसको ख़रीद सकते हैं, कल्चरली अफोर्डेबल हो। यानी अगर हम एक मुस्लिम सोसाइटी में है तो हमें हलाल फूड चाहिए, अगर कोई वेजिटेरियन सोसाइटी होगी तो उसको वेजिटेरियन फूड चाहिए होगी, तो वो कल्चरली आपके लिए एक्सेप्टेबल हो। और तीसरा ये है कि जो आप खा रहे हैं वो आपके जुज़्व बदन का हिस्सा बन रहा हो। उसके लिए सेहत का होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए साफ़ पानी का होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हाइजीनिक प्रैक्टिसेस का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए किया जाए? उसके लिए बैलेंस डाइट। अब इन तीनों को पॉलिसी की अगर तो आप इनको साइलोज में हल कर रहे होंगे तो मुश्किल होगा, वो मुश्किल होगा। और इसीलिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी बनी, जो कि वफाक पे बनी 18वीं तरमीम के बाद। बाकी सारे मैंडेट जो है वो सूबों को दे दिया गया। तो आइडियली तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी जो है वो वफाक पे होनी चाहिए थी। नहीं, वो वफाक पे है, लेकिन वो मिनफॉल जो थी मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, वो उससे ऊपर नहीं निकल सकी। अभी भी उसका जो माइंडसेट है वो मिनफॉल वाला ही है, सिर्फ प्रोक्योरमेंट तक रह गया। तो वो उनका माइंडसेट वही है, प्रोडक्शन। आइडियली तो ये होना चाहिए कि जो फूड सिक्योरिटी है वो इन तीनों पिलर्स को देखते हुए, यानी अगर एक प्राइम मिनिस्ट्री की मैं बात करूं जिसके अंदर सोशल प्रोटेक्शन भी आता है, जिसके अंदर लाइवलीहुड भी आता है, जिसके अंदर पीने के पानी के बारे में भी आए, हाइजीन के बारे में भी आए, फिजिकल अवेलेबिलिटी, तो वो एक नोट बन रहा था मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, जिसका काम एक पॉलिसी फ्रेमवर्क देना था। लेकिन ये बाइंडिंग होगी सूबों पे? नहीं, अभी तो आगे डेवोल्यूशन उसका काम एक पॉलिसी फ्रेमवर्क देना था ना, जो कि अनफॉर्चुनेटली पिछले कई साल गुजर जाने के बावजूद हमारे पास ड्राफ्ट फूड सिक्योरिटी पॉलिसी है, हमारे पास अभी तक फूड सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है। तो एक तो चीज़ ये है कि फेडरल लेवल पे आपके पास पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, आप किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं न्यूट्रिशन को यकीनी बनाने के लिए। उसके लिए एक तरीका जो है वो ये है कि आप फोकस करें जो इस वक्त आपके जो मोस्ट अनप्रिविलेज्ड और जहाँ पे जो मैल नॉरिश जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रिवेल करती है, उन एरियाज़ को टारगेट करते हुए उन पर फोकस करें और वहाँ पे टारगेटेड इंटरवेंशंस लेके जाएं। ख़ास वो इंटरवेंशन जो है वो मिड डे स्कूल मील की शक्ल में हो। तवाना प्रोग्राम था एक, पाकिस्तान तवाना प्रोग्राम, काफ़ी स्कैंडल्स की नज़र हुआ। इसमें पिलफरेज के चांसेस होते हैं, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का दौर है, ट्रांसपेरेंसी जो बढ़ती जा रही है, इसमें मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों पे काबू पाया जा सकता है। तो भले आप उसको स्कूलों में बच्चों को खाना फराहम करना शुरू करें, भले आप उसको रेडी टू यूज़ न्यूट्रिशियस फूड जो है वो जो है एक्सपेक्टेड, जो हमारी हामला माएँ हैं, एक्सपेक्टेड मदर्स, उनके लिए प्रोवाइड करें कि वो अनीमिक ना हो, उनको तमाम न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हों। भले बच्चों के लिए वो प्रोवाइड कर रहे हों। आप अपने जो यूटिलिटी स्टोर्स और एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उनका बेस्ट यूज़ कर रहे हो, यानी आपके पास टूल्स जो है वो मौजूद हैं। अब उन टूल्स का बेहतर यूज़ बनाते हुए सबसे पहले तो जो मोस्ट मैल नॉरिश्ड एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, बलूचिस्तान के अजला हैं, वो जो KP के अजला हैं, जो आपके इंटीरियर सिंध में है, साउथ पंजाब में है, उन पे फोकस करना होगा कि वहाँ पे किस तरीके के इंटरवेंशन करें कि उन लोगों को आप आगे लेके आ सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। अब क्विकली दो छोटी छोटी बातें, बिल्कुल चंद सेकंड में एक बात ये पूछते हैं। ये तो बात हो गई कि करें,
और फेडरल गवर्नमेंट की तो बाइंडिंग नहीं है, तो सूबों में ही जाके हो। फेडरल पॉलिसी फ्रेमवर्क तो फेडरल देगा ना, framework मिनिस्ट्री ऑफ उनकी। फूड सिक्योरिटी तो फेडरल में है। बिल्कुल ठीक है। वो मुझे याद है, एक एनेक्डोटेड मुझे याद आ गया है कि हामला ख़वातीन घरों में जब होती थी तो वो गाँव में कहते थे कि एक बर्तन बनता था अलसी शलसी का उनके लिए, तो वो उससे वो, इसका मतलब है कि विजडम मौजूद थी जो अब ऑब्वियसली फॉलो, न्यूट्रिशन के उस वक्त। हाँ उस वक्त थी। अब ये फूड प्राइस पे हम बात कर रहे हैं, तो प्रोक्योरमेंट प्राइस का तो वो सिंध का, जैसे हम अभी पहले प्रोग्राम से जिक्र कर रहे थे, उन्होंने तो वो बिल्कुल लेवल रेज कर दिया है और फ्लैग कर दिया उसको। तो इससे तो स्मगलिंग और शॉर्टेजेस एक जगह पे और बड़े मसाइल नहीं हो जाएंगे सर? ये देखिए, ये जो सारे मसाइल हैं और इन्फ्लेशन उनमें से एक है जो उस वक्त तक हल नहीं हो सकते जब तक कि जो तीन पीटीआई और मेन अपोजिशन जो इस वक्त रूलिंग अपोजिशन है पीपल्स पार्टी, जब तक वो टेबल पे बैठ के आपस में एक दूसरे के साथ हल नहीं करते। डिस्कशन इसका नहीं निकालती कंसेंसस से। सिंध में अगर अमदादी कीमत जो है अगले साल की 2000 रुपये मन मुकर्रर हो गई, पंजाब में 1600 रुपये मन है, तो आप खुद सोचिए कि जब अगली प्रोक्योरमेंट होगी और 400 रुपये का डिफरेंस, हमें पता है कि रहीम यार खान क्रॉस करें तो 400 रुपये का डिफरेंस मिल जाएगा, तो जो पंजाब के काश्तकार होंगे वो वहाँ भेजेंगे। वो क्यों कर पंजाब फूड डिपार्टमेंट को अपनी गंदम देंगे। और अगर पंजाब फूड डिपार्टमेंट उस वक्त दोबारा जो है सेक्शन 144 लगा के प्राइवेट सेक्टर को रोक के गंदम की खरीदारी करेगी तो गंदम फिर अंडरग्राउंड चले जाएगी, और वही हो जाएगी, वही होगा जो कि इस साल हो रहा है। हाँ, और अगर ये दोनों सूरतें चलती रहती हैं तो आपके यहाँ दो कीमतें होंगी। सिंध का आटा जो है वो 400 रुपये मन महंगा होगा, पंजाब का जो है वो 400 रुपये मन सस्ता होगा, और जो आपका मिलर है, जो आपका रिटेलर है, डीलर है, वो जहाँ पे कीमत ज़्यादा होगी उसकी तरफ भेजेगा। तो ये एक अनोमली क्रिएट होगी और इस तरह की अनोमली को या तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ले जाया जाए जो कि बदकिस्मती से फ़ाल नहीं है उस तरीके से जैसे उसको होना चाहिए, या जो सिंध के वज़ीर आला हैं उनके साथ एक बायलैटरल मीटिंग कर लेनी चाहिए ताकि उनके साथ डिस्कशन और जो भी कंसेंसस अराइव होता है। अब ये एक ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है जो, और ऊपर से चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है स्पीकर पंजाब असेंबली, उन्होंने भी अपना बयान दिया कि जी अमदादी कीमत बहुत थोड़ी रखी गई है, 2000 रुपये रखनी चाहिए थी। तो जो काश्तकार होगा वो तो डबल माइंडेड है। हाँ, बिल्कुल। मैं पहले प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि गो कि मैं बहुत हक में नहीं हूँ। मेरा ख्याल है एमएसपी का कोई इनोवेटिव वे सोचना चाहिए अमदादी कीमत का कि काश्तकार को फ़ायदा कैसे पहुँचे, लेकिन अगर देनी ही है तो फिर उसको एक कंसेंसस से होमोजेनियस होनी चाहिए, कंसेंसस से दी जाए, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम प्रोग्राम का, क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया है, यहाँ पे आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में इस पर मज़ीद हम गुफ्तगू करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में नीचे जाके कमेंट्स भी दें ताकि आपकी राय को अगले प्रोग्राम्स में एम्बेड करके उसके जवाब हम हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।